और विकास के अंदर आप जानते ही हैं कि भैया टर्म 1 के अंदर हमारा जो है ग्रामीण विकास तक हमारा जो है टर्म 1 के अंदर सारा का सारा आ चुका है। तो ग्रामीण विकास के बाद से जो चैप्टर्स हैं वो आपके चैप्टर्स जो हैं टर्म 2 के अंदर आएंगे। तो टर्म 2 के अंदर जो आपका ग्रामीण विकास का जो अगला चैप्टर है इसका नाम है रोजगार और बेरोजगारी। क्या नाम है इसका? इस चैप्टर का नाम है रोजगार एवं बेरोजगारी। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि भाई बेरोजगारी। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि रोज़गार के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि भाई श्रमिक कौन होता है, श्रमिक कितने तरीके के होते हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं इस चैप्टर्स की। श्रम बल, कार्य बल, श्रम की पूर्ति, ये सब क्या होते हैं, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। पहले हम थोड़ा रोज़गार के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बेरोज़गारी क्या होती है, बेरोज़गारी कितने तरीके की होती है, गांव में कितने तरीके की बेरोज़गारी मिलती है, शहरों में कितने तरीके की बेरोज़गारी पड़ती है और भारत में बेरोज़गारी के क्या क्या कारण हैं और कैसे बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बेरोज़गारी तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, बहुत कॉमन सा टॉपिक है कि भाई बेरोज़गारी क्या होती है, क्यों होती है और इसके क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है इस चैप्टर के अंदर कि भाई श्रमिक जो है ये कौन होता है, श्रमिक किसको कहते हैं, या आप इसको जो है मज़दूर भी कह सकते हो। एक श्रमिक और एक मज़दूर जो है कौन है, इसका आप सबसे पहले अर्थ समझिए। आप लिखेंगे इसके अर्थ के अंदर कि भाई वह व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है, वह व्यक्ति जो जीविका के लिए, जीविका का मतलब क्या होता है, जीविका का मतलब होता है जीवन जीने के लिए, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। जीविका का मतलब रोजी रोटी भी होता है, ठीक है। तो वह व्यक्ति जो जीविका के लिए किसी प्रकार के, वह व्यक्ति जो जीविका के लिए किसी प्रकार के रोजगार में लगा होता है, किसी प्रकार के रोजगार में लगा होता है, रोजगार में लगा होता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को जो है हम श्रम के नाम से या मजदूर के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जो है वो आपका श्रमिक कहलाता है या वो आपका मजदूर कहलाता है, ठीक है। और अब ये मैंने क्या लिखा है कि वह व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी न किसी रोजगार में लगा हुआ है, किसी न किसी काम धंधे में लगा हुआ है, वो बंदा क्या कहलाएगा, वो बंदा जो है श्रमिक कहलाएगा, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं अगर श्रमिक की डेफिनेशन आपसे पूछता है। अगला कॉन्सेप्ट आपको जो यहाँ पे समझना है वो है श्रमिक कह सकते हो या मजदूर कह सकते हो। श्रमिक या मजदूरों के प्रकार ये जो है ये आपके कितने तरीके के होते हैं, ध्यान से समझेंगे। इस पे कंपलसरी है एग्ज़ाम के अंदर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन जो है आता ही आता है। श्रमिकों के प्रकार के ऊपर, श्रमिकों के प्रकार भी कह सकते हो या मजदूरों के प्रकार भी आप जो है कह सकते हो, ठीक है। तो श्रमिक की बात करें या मजदूर की बात करें तो ये जो है दो तरीके के होते हैं। श्रमिक या जो मजदूर होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो श्रमिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहला जो श्रमिक होता है उसको हम कहते हैं स्वनियोजित मजदूर या स्वनियोजित श्रमिक। सबसे पहला जो है वो है आपका स्वनियोजित मजदूर कह सकते हो, और दूसरा जो होता है वो होता है भाड़े के मजदूर। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा जो होता है वो होता है भाड़े के मजदूर, ठीक है। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है बेटा, एक लिखा हुआ है स्वनियोजित और एक लिखा हुआ है भाड़े के मजदूर, ठीक है। तो स्वनियोजित का मतलब क्या होता है, तो आप लिखेंगे इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि वह व्यक्ति, अगर आपसे पूछ ले कि भाई स्वनियोजित मजदूर कौन होते हैं,
तो आप बोलेंगे कि वह व्यक्ति जो अपने ही व्यापार या व्यवसाय में लगा होता है, अपने ही व्यापार या व्यवसाय में लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्वनियोजित मजदूर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब उसका खुद का अपना काम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है स्वनियोजित। स्वनियोजित को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसका अपना खुद का काम है, किसी दूसरे के अंडर में वो काम नहीं कर रहा, अपना खुद का बिजनेस है, अपना खुद का व्यवसाय है। जैसे कि इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लाइक एक किसान कह सकते हो, ठीक है भाई। एक किसान खुद का अपना काम है, अपना खेत है, अपना काम कर रहा है, किसी दूसरे के अंडर में जो है, किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं कर रहा, ठीक है जी। अच्छा, लाइक एक उद्यमी कौन होता है? उद्यमी का मतलब होता है एक एंटरप्रेन्योर, जिसका अपना बिजनेस है, जिसका अपना उद्योग है, उसको उद्यमी कहते हैं। एक उद्यमी अपनी फैक्ट्री में, एक उद्यमी जो है अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो ये बंदे क्या कहलाते हैं? जिनका खुद का काम है, जो किसी दूसरे के अंडर में काम नहीं करते, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्वनियोजित मजदूर, ठीक है जी। आपको ये ध्यान रखना है, इनका जो प्रतिफल होता है ना, इनका जो प्रतिफल होता है बेटा, वो होता है लाभ। मतलब कि इनको वेजिस और सैलरी नहीं मिलती है। अब बेटा वेजिस और सैलरी उसको मिलती है जो किसी दूसरे के अंडर में काम करते हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के बदले में जो मिलता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। तो जब ये अपना व्यापार, अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो इनको बदले में लाभ मिलता है, ना कि मजदूरी और वेतन। ये इनको जो है नहीं मिलता, और ये दूसरों के लिए काम नहीं करते। हाँ जी। तो लाभ और लाभांश में क्या अंतर है? लाभ और लाभांश में क्या अंतर है? लाभांश के भाई, लाभ और लाभांश में ये अंतर है, हमने राष्ट्रीय आय में भी ये पढ़ा था। लाभ जो होता है इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। आय विधि के अंदर हमने पढ़ा था लाभ प्रॉफिट होता है। अब जो प्रॉफिट होता है वो 3 जगह जाता है। कहाँ? अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले तो उसको गवर्नमेंट को जो है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हमने वहाँ पे पढ़ा था निगम कर कहते हैं इसको। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट हो रही है उसको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, अब जो कंपनी होती है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है? शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर कौन होता है? जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है। तो उनको क्या देना पड़ता है? उन्होंने पैसा लगाया, क्यों लगाया? कि बदले में कंपनी हमें क्या दे? लाभांश दे, दे। तो उस चीज को क्या कहते हैं? लाभांश दिया कंपनी ने। किसको दिया लाभांश? ये तो सरकार को दिया। टैक्स किसको दिया? सरकार को। लाभांश किसको देती है? शेयर होल्डर को देती है, जो शेयर खरीदता है। और तीसरा हिस्सा कहाँ जाता है? तीसरा हिस्सा जाता है जिसको हम कहते हैं निगम बचत। जो वैसे मान लो 5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। टोटल उसको 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 लाख के प्रॉफिट में से मान लो 1 लाख का टैक्स चला गया, 3 लाख बांट दी और 1 लाख बचत करके रख ली। तो लाभ का जो लाभांश लाभ का पार्ट होता है, ठीक है। लाभ एक वो है बड़ा वो है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या समझना है कि भाई इनको बदले में लाभ मिलता है और ये दूसरों के लिए काम नहीं करते। अब आ जाते हैं भाड़े के मजदूर कौन होते हैं। भाड़े के मजदूर, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे आप लिखेंगे कि वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम करते हैं। मतलब उनका कोई खुद का काम नहीं है,
अरे भाई सिंपल सी बात है, या बंदा दूसरों के अंडर में काम करेगा या अपना खुद का काम होगा। अगर खुद का काम है तो स्वनियोजित है, अगर खुद का काम नहीं है तो वो भाड़े का मजदूर होता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए काम करते हैं वो भाड़े के मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, और इनका प्रतिफल क्या होता है, मतलब बदले में क्या होता है, ये अपनी सर्विस देते हैं, काम करते हैं दूसरों के लिए, और बदले में इनको क्या मिलता है, बदले में जो इन्हें वेजेस और सैलरी, वेजेस एंड सैलरी मिलते हैं। ठीक है, मजदूरी व वेतन कह सकते हो हिंदी में, मजदूरी व वेतन ये कह सकते हो। अब आप बोलोगे भाई दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मजदूरी एक बहुत ही लो लेवल का वो होता है, जैसे कि घर बन रहा है कहीं तो उसमें मज़दूरों को बुला लेते हैं तो उनको बोलते हैं, उनको जो पे करते हैं वो मजदूरी है। और सैलरी की बात करें तो भैया रिप्यूटेड काम करना, ऑफिस वगैरह में वर्क करना किसी कंपनी में, मतलब ये नहीं बेलदारी हो रही है, वो जो बेलदारी वगैरह होती है उनको जो पैसे मिलते हैं उसको एज अ मजदूरी कह सकते हो आप। ये दूसरों के लिए काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक उदाहरण के लिए यहाँ लिख लीजिए, जैसे कि लाइक एक टीचर है, भाई टीचर है स्कूल में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसका खुद का काम थोड़ी है, वो दूसरों के अंडर में काम कर रहा है ना, वो सरकार के अंडर में काम कर, जैसे आपके टीचर है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो तो दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं ना, वो तो दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो टीचर क्या कहलाएगा, वो भाड़े का मजदूर कहलाएगा। ठीक है, अब जाके अपने टीचर को मत बोल देना कल के तू तो भाड़े का मजदूर है। ठीक है, तू भाड़े के मजदूर। हाँ जो टीचर परमानेंट होते हैं हाँ हाँ हाँ, सब भाड़े के हैं, सब भाड़े के। अभी हम बात करते हैं, देखिए कहीं तुम उसको जाके बोलो अबे तू क्या चिल्ला रहा है, तू भाड़े का मजदूर है तू, तो अब इसमें दो कैटेगरी के बंदे आते हैं। अब जैसे ये इसमें दो कैटेगरी के बंदे आते हैं बेसिकली, सब बेटा क्या कोई भी हो, परमानेंट हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सब भाड़े के मजदूर हैं। ठीक है, क्योंकि वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, उनका खुद का काम नहीं है, ये मैटर करता है। अब इसमें दो कैटेगरी के दो तरीके के श्रमिक आते हैं, भाड़े के मजदूर भी दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है ये होता है अनियमित मजदूर। ठीक है, पहला जो होता है ये होता है अनियमित मजदूर, और दूसरा जो होता है ये होता है नियमित मजदूर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई अनियमित कौन सा होता है और नियमित कौन सा होता है, तो पहले हम समझते हैं कि अनियमित मजदूर जो है वो कौन से होते हैं। बेटा अनियमित मजदूर जो होते हैं, ये सबसे पहली जो इनकी विशेषता होती है वो ये होती है कि ये अकुशल होते हैं, मतलब कि अनस्किल्ड होते हैं, इनके अंदर कोई स्किल नहीं होती है। जबकि जो नियमित मजदूर होते हैं वो बेटा कुशल होते हैं, इनके अंदर एक स्किल होती है। बेसिकली अकुशल के अंदर अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, कि जैसे घर बनते हैं, तो घर जब बनते हैं तो हम मज़दूर बुलाते हैं ना, बाहर से हायर करवाते हैं। तो मान लो जो निर्माण स्थल होता है, निर्माण स्थल का मतलब हाँ वही निर्माण स्थल जहाँ पे होता है, निर्माण स्थान जहाँ पे होता है, उसमें जो मज़दूर काम करता है, इसमें जो काम करने वाला मज़दूर होता है, इसमें काम करने वाला अनियमित मज़दूर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा ये अकुशल होता है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं होती उनकी। भैया इनकी सबसे बेटा मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फिक्स नहीं होते। जैसे आज हमें कोई काम करवाना है, बाहर से बंदा पकड़ के लाए, उनकी दिहाड़ी होती है आज ही 350-400 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये, आज ही काम कर दे, एक दिन जितने का काम था काम करो और जाओ, पैसे लो और जाओ, काम है बुला लो, 1-2 दिन जितने दिन करेगा काम लो और जाओ। मतलब महीने वगैरह को कोई चक्कर नहीं है, महीने वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, फिक्स नहीं है वो बंदा, आज कोई और आएगा, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, 10 दिन बाद कोई और आएगा, तो उनको कहते हैं अनियमित मजदूर। जैसे कि ये मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बात इनको जो है दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है, इनको जो है दैनिक मजदूरी पर रखा जाता है, गैस क्या गैस
गेस्ट टीचर जो होती है स्कूल में। गेस्ट टीचर जो होती हैं, नहीं बेटा, गेस्ट टीचर इधर आएगा। वो नियमित बेटा, ये समझ लो जिनको मंथली सैलरी मिलेगी वो होते हैं नियमित मजदूर। और बेटा टीचर एक स्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड थोड़ी है। अनस्किल्ड में मैंने यहाँ अकुशल लिखा है। अकुशल का मतलब अनएजुकेटेड बंदा, बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता, अनएजुकेटेड, जो घर वगैरह में जो बेलदारी करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। दैनिक मजदूरी का मतलब क्या होता है? दैनिक का मतलब एक दिन की दिहाड़ी, कि भाई एक दिन में एक दिन का पूरा काम करूँगा तो भाई मैं तो जैसे अभी दिहाड़ी चल रही है लाइक 400 रुपये 500 रुपये। तो अगर आपको घर बनवाना है तो आप एक मज़दूर को बुलाओगे, 400 रुपये एक दिन का दिया, उससे जितना काम करवाना है, जो काम करवाना है आप कर लो, उसका एक दिन का फिक्स है कि भाई इतने पैसे लूँगा। तो जिन मज़दूरों को दैनिक मजदूरी पे रखा जाता है, एक दिन की दिहाड़ी पे रखा जाता है, एक दिन की दिहाड़ी पे जिनको रखा जाता है, और इनका जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे कि मालिक उन्हें नियमित आधार पर नहीं लगाते। इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि फिक्स नहीं है कि एक बार ही हायर हो गया तो तू ही रहेगा। अब जैसे कि हम कहीं जॉब करते हैं तो भैया, हम कहीं जॉब करते हैं तो ऐसा थोड़ी आज लगाए और कल से नहीं आना, कल कोई दूसरा आएगा परसों। अब तो लग गए तो लग गए। हाँ, या तो हम अपनी मर्जी से छोड़ के जाते हैं या हम कुछ का कांड कर देते हैं तो हम वहाँ से निकाले जाते हैं, तभी तो हटते हैं। मतलब हम फिक्स रहते हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे बेटा मालिक उन्हें नियमित आधार पर नहीं रखते, मतलब एक दिन का काम है, हटाया गया, दैनिक मजदूरी उनको दी जाती है। और इनको जो है किसी भी तरीके के सामाजिक लाभ जो हैं, इनको सामाजिक लाभ जो है वो नहीं मिलते। क्वेश्चन जो है भाई, ये सामाजिक लाभ का क्या मतलब है? सामाजिक लाभ होते हैं जैसे कि पीएफ की फैसिलिटी होती है ना, एंड ग्रेजुटी की फैसिलिटी होती है। ग्रेजुटी एक तरीके का लमसम अमाउंट होता है जो कि जॉब छोड़ने के बाद मिलता है। पेंशन की फैसिलिटी होती है। ये सब इनको जो है नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ तरीके से ये असंगठित हो गए ना। हाँ, वो भी आगे आएगा, ठीक है। ओहो, आप समझे नहीं। आप कह रहे भाई, समझिए, आप ये कह रहा है, एक लड़का है, ये कह रहा है मैंने यहाँ पे लिखा है अकुशल, मैंने यहाँ पे अकुशल लिखा है। तो इस लड़के का क्वेश्चन है कि भाई आपने यहाँ अकुशल लिख दिया, तो जब उनमें कोई स्किल ही नहीं होती तो वो घर कैसे बना रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? घर जो आपने कभी जब बनता है तो आपने कभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तसले के अंदर ईंटें धोते हैं और वो क्या कहते हैं उसको, सीमेंट, रोड़ी, पत्थर वो ऊपर लेके जाते हैं। आप कभी गौर करना, जब कोई मकान बन रहा होता है तो जो घर बना रहा होता है वो तो फिक्स रहता है, उसको तो उनको तो ठेका दिया जाता है, वो तो फिक्स रहते हैं, वो नहीं चेंज होते, वो ही बनाते हैं पूरे घर को। बार बार थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी एक फ्लोर कोई और बना रहा है, एक दीवार कोई और चुन रहा है, दूसरी दीवार कोई और चुन रहा है, ऐसा नहीं होता। वो तो फिक्स रहते हैं, उनके अंदर तो एक स्किल है। लेकिन जो दूसरे जो होते हैं, जो ईंटें वगैरह ढोते हैं और जो रोड़ी वगैरह जो होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, वो आएंगे काम करेंगे वैसे। तो वो जो होते हैं वो तो होते हैं अनियमित, जिनको दैनिक मजदूरी पे रखा जाता है। अब बात करते हैं नियमित की। नियमित बिल्कुल इसके उल्टे। यहाँ पे आप लिख देंगे कि इनको जो है दैनिक मजदूरी पर जो है नहीं रखा जाता। दैनिक मजदूरी पर नहीं रखा जाता। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा है? मालिक उन्हें नियमित आधार पर नहीं लगाते। यहाँ पे आपको लिखना है कि मालिक उन्हें जो है नियमित आधार पर लगाते हैं। यहाँ पे लिखना है लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे उन्हें लिखना है उनको सामाजिक लाभ नहीं मिलता, तो यहाँ पे लिखना है सामाजिक लाभ मिलता है। सामाजिक लाभ मिलता
है, यहाँ पे ये लिखना है। सामाजिक लाभ में क्या आता है, पीएफ की फैसिलिटी, पेंशन की फैसिलिटी, ग्रेजुइटी की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें उनको, ये सारी फैसिलिटी उनको जो है मिलती है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी भी ऑफिस में काम करने वाला बंदा जो फिक्स है भैया, ये मालिक की सूची, वेतन सूची में उसका नाम जो है लिखा जाता है, वो जो है नियमित श्रमिक जो है कहलाता है। यहाँ हम लिख देते हैं कि मालिक की वेतन सूची में नाम लिखा रहता है। इसका क्या मतलब होता है कि भैया वो एक फिक्स हुआ है, दैनिक मजदूरी का नहीं है, वो हर महीने उसको सैलरी देनी है, स्किल्ड बंदा है वो, उसे काम कराएंगे, महीने का उसको जो है पे करना है, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ तो बेटा उन्हीं की तो बात हो रही है जो एक कहीं कंपनी में कहीं जॉब करते हैं हम, जब कहीं हमारे को मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है, पीएफ की फैसिलिटी मिलती है, तो हम किस में आएंगे, अब वो चाहे टीचर हो चाहे वो कोई भी हो, वो सब नियमित मजदूर के अंदर आते हैं, ठीक है। भाड़े के तो हैं हम, हमारा टीचर भी भाड़े का है, ठीक है। लेकिन भाड़े के अंदर भी 2 कैटेगरी के हैं, एक जो दिन का चार्ज लेते हैं भाई, सिंपल सा, जो दिन का चार्ज लेता है वो अनियमित है, जो दिन का चार्ज नहीं लेता, महीने का चार्ज लेता है, वो नियमित है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो आप। तो आप टीचर को जाके बोलना कि तू है भाड़े का, और भाड़े में भी कौन सा, ये वाला नियमित। अगर वो आपसे पूछे हाँ बेटा श्रमिक कौन है और श्रमिक कितने तरीके के होते हैं, तो कहना तू ये एग्जाम्पल भाड़े का श्रमिक। तो अभी आपने सिर्फ इतना समझा है कि श्रमिक कौन है और श्रमिक कितने तरीके के होते हैं। बेटा ये जो हमने पढ़ा है, स्वनियोजित, भाड़े के, अनियमित और नियमित, कंपलसरी है इसमें से एक ना एक या किसी में भी डिफरेंस आ सकता है कि स्वनियोजित और भाड़े, क्योंकि 1 नंबर का भी तो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसा पूछ सकता है वो आपसे कि लाइक स्वनियोजित और भाड़े के मज़दूरों में क्या डिफरेंस होता है, अनियमित मज़दूर और नियमित मज़दूरों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैंने 4-5 डिफरेंस यहाँ पे लिख दिए हैं, आप बहुत ही ईजिली इनको जो है लिख सकते हैं। किसी भी 2 में अब डिफरेंस आएगा, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले ये 1 मार्क का आता था, किसी का भी मीनिंग पूछ लेता था। ये 4 टाइप के जो मैंने आपको मज़दूर बताए हैं। अच्छा चलो जी, इतनी बकवास तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 4 वर्ड आपको समझने हैं बेटा। 4 वर्ड 4 वर्ड आपको समझने हैं। सबसे पहला जो आपको समझना है ये है श्रम आपूर्ति। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो ऊपर मज़दूर वाला आए या ना आए, लेकिन इस चैप्टर से बेटा यही आता है। पहला वर्ड है श्रम की आपूर्ति, दूसरा वर्ड है श्रम बल, तीसरा बल है कार्यबल, और चौथा जो है इसको कहते हैं सहभागिता की दर। ये 4 चीज़ें आपको समझनी है। ये 4 चीज़ें जो है क्या होती हैं, तो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं श्रम आपूर्ति की। श्रम आपूर्ति क्या होती है, ठीक है। अब बेटा ये 1 मार्क में तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अब 1 मार्क का तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस भी आ जाता है, जैसे कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये जो तीन वर्ड हैं इसमें से किसी में भी डिफरेंस कंपलसरी है, इस बार आएगा ही आएगा 2 नंबर में। होता क्या है पहले आप ये समझिए। आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इसका अभिप्राय श्रम की वह मात्रा है, इसका अभिप्राय या इससे अभिप्राय श्रम की वह मात्रा है जिसे मजदूर एक विशेष मजदूरी दर पर स्वेच्छापूर्वक अर्पित करते हैं।
ये आप यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरा आप लिखेंगे कि यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कह रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक बंदा, हिंदी में बिल्कुल बताता हूँ, एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक बंदा कितने घंटे काम करने के लिए तैयार है, उसको बेटा श्रम की आपूर्ति कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं बढ़िया सा। एक लड़का आया, ठीक है, शिवम इसका नाम है, ठीक है, इनने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, और अप्रैल मार्च आने वाला है अब तो, और ये बहुत सदमे में है कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये मेरे पास आया कि सर मेरे को जो है ना इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, इकोनॉमिक्स का सिलेबस ख़त्म करा दो। मैंने कहा ठीक है पढ़ ले। कह रहा कि मेरे तो एग्ज़ाम है 1 अप्रैल से, 1 महीने में ख़त्म कराना है, मार्च में ख़त्म करा दो। मैंने कहा ठीक है करा दूँगा। तो मैंने ये इन्होंने बोला फ़ीस कितनी लोगे? मैंने बोला कि 500 रुपये लूँगा, 500 रुपये लूँगा, और 1 घंटा क्लास होगी और रोज़ पढ़ाऊँगा 30 दिन। 1 घंटा क्लास होगी, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक क्लास होगी। इसने बोला नहीं नहीं 1 घंटा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक दोनों बुकों में से, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, आप मुझे 1 नहीं मेरे को 2 घंटे पढ़ाना है। मैंने कहा अच्छा 2 घंटे पढ़ना है तो ठीक है तो 2 घंटे पढ़ लियो, लेकिन अब 500 नहीं लूँगा मैं, अब मैं जो है 800 रुपये लूँगा अगर तू 2 घंटे पढ़ेगा तो, क्योंकि भाई तो मैं अब टाइम दूंगा मैं अपना। तो इसी चीज़ को, और क्लास रोज़ लगेगी 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक रोज़ क्लास लगेगी। तो इसी चीज़ को बेटा श्रम की आपूर्ति कहते हैं कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे 500 रुपये में मैं कितने घंटे पढ़ा रहा था? 1 घंटा। 800 रुपये में मैं कितने घंटे पढ़ा रहा हूँ? 2 घंटा। ये क्या है बेटा? ये मेरी वेज रेट है, ये मेरी मजदूरी की दर है। एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक वर्कर अपनी इच्छा से जितने घंटे काम करने के लिए तैयार होता है, इट्स कॉल्ड लेबर सप्लाई। 500 में 1 घंटा और 800 रुपये में मैं 2 घंटे काम करने, इसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ऑफिस की अगर बात करें, जैसे आप ऑफिस में देखते हो, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऑफिस में हम देखते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है, ठीक है, और बेसिक जो बेटा काम होता है ऑफिसों में 8 घंटे की जॉब होती है, ठीक है, 8 घंटे मिनिमम होते हैं, हर जॉब 8 घंटे की होती है। तो मेरा मालिक मेरे को कहता है कि देख बात ऐसी है, घर जैसी है, और ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है जो तेरे पास नहीं है, तू कंगला है, तो एक बात, मैं तेरे को 12,000 रुपये दूंगा अगर तू 10 घंटे काम करेगा। मैं अभी काम कर रहा हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ और 10,000 मेरे को मिल रही है सैलरी। वो कह रहा है अगर तू 2 घंटे का ओवर टाइम करेगा, ओवर टाइम कहते हैं ना, जैसे आप करते होंगे पापा वगैरह भी, ज़्यादा टाइम जॉब करना, ज़्यादा घंटे जॉब करना, तो कह रहा अगर वो तू 2 घंटे ज़्यादा करेगा तो मैं तेरे को 10 से 12,000 दूंगा, बता करेगा? तो मैंने बोला ठीक है करूँगा, 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे ना 2 घंटे काम करने के। मैं एग्री हो गया। तो इस वेज रेट पे मैं कितना काम करने के लिए तैयार था? 8 घंटे। और इस वेज रेट पे मैं कितना काम करने के लिए तैयार हूँ? 10 घंटे। तो एक पर्टिकुलर वेज रेट पे ये क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है मजदूरी की दर। ये है पर्टिकुलर वेज रेट। और ये क्या है? ये है बेटा मजदूरी के घंटे। ये है मजदूरी के घंटे। तो एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक वर्कर कितने घंटे काम करने के लिए तैयार होता है अपनी इच्छा से, वो जो है श्रम की आपूर्ति कहलाती है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका संबंध हमेशा आप ये लिख सकते हो कि भैया मजदूरी की दर के संदर्भ में किया जाता है या मजदूरी घंटे के संदर्भ में किया जाता है। इसका संबंध हमेशा मजदूरी घंटों से है। ठीक है, मजदूरी घंटे या काम के घंटे कुछ भी लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू है
कि भैया इतने टाइम में कितना काम करेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड के रिगार्डिंग। ये तो था श्रम की आपूर्ति। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ड के रिगार्डिंग। दूसरा जो वर्ड है वो है श्रम बल। श्रम बल क्या होता है? श्रम बल, देखिए श्रम बल जो है ये बेटा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। ये आप बोलेंगे देखो, इसका मैं सीधा अगर बात करूं आसान शब्दों में, रोजगार में लगे लोगों की संख्या और प्लस बेरोजगार लोगों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। क्या? रोजगार में लगे लोगों की संख्या और बेरोजगार लोगों की संख्या, मतलब कि वो सभी लोग जो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, वो सभी लोग जो वास्तव में काम कर रहे हैं, या काम करने के इच्छुक हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है श्रम बल। भले मतलब कि ये बेटा काम करने के लिए तैयार हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, ये कौन है? अनैच्छिक वाले हैं, ये अनैच्छिक बेरोजगारी वाले, के प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन इन्हें काम नहीं मिल रहा, तो ये बेरोजगार हैं। तो वो सभी लोग जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाता है श्रम बल। लास्ट वर्ड कौन सा था? लास्ट वर्ड है हाँ जी सर, इसमें आयु को भी वो ऐड करा जाए? नहीं, आयु का इसमें कोई वो चक्कर नहीं है। कार्यबल में क्या आता है? वास्तव में काम कर रहे लोगों की संख्या, वास्तव में काम कर रहे लोगों की संख्या। इसमें बेटा बेरोजगारों को शामिल नहीं किया जाता, केवल ये वाले नहीं, केवल वास्तव में रोजगार वाले, केवल रोजगार, बेरोजगार इसमें नहीं आते। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ श्रम बल। कार्यबल उसका एक पार्ट होता है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि भाई श्रम बल क्या होता है, कार्यबल क्या होता है और श्रम की आपूर्ति क्या होती है, ठीक है। श्रम की आपूर्ति का संबंध ध्यान रखिएगा मजदूरी दर से होता है, ठीक है। यहाँ मजदूरी दर का लेना देना है कि कितने घंटे, कितनी वेज रेट पे कितने घंटे काम करेगा, ठीक है। यहाँ ना बेटा मजदूरी दर लिख लो, इससे अच्छा, क्योंकि बुक में ना मजदूरी दर ही लिखा हुआ है, मजदूरी दर ही लिख लो आप यहाँ पे, इसका संबंध मजदूरी दर से है। जबकि श्रम बल में मैंने आपको क्या बोला? वो सभी बंदे जो काम कर रहे हैं या जो बेरोजगार हैं, सबको काउंट कर लेंगे। जो वास्तव में काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, वो श्रम बल है। और कार्यबल में वो व्यक्ति जो वास्तव में काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला बड़ा कौन हुआ? आप खुद सोचो, बताओ। ये लड़की बताएगी, किरण, बड़ा कौन हुआ, श्रम बल या कार्यबल? ए भगवान, हाँ सर की स्टूडेंट बोलिए, कौन? तो देखो, हाँ सुन रहा हूँ मैं कह रहा हूँ श्रम बल बड़ा है या कार्यबल बड़ा है? यहाँ देख के बताओ, यहाँ देख के बताओ। श्रम बल में तो अभी कार्यबल क्यों बोला फिर तुमने? यहाँ पे जो बड़ा है वो श्रम बल है, क्योंकि भाई हमने बोला, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, हमने बोला कि श्रम बल जो है उसमें रोजगार वाले भी हैं और बेरोजगार वाले भी हैं, दोनों कैटेगरी के बंदे हैं, ठीक है। और जो कार्यबल है उसमें केवल रोजगार वाले हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, बड़ा कौन होगा? वही तो होगा बड़ा। उसमें दो कैटेगरी के लोग हैं, इसमें एक कैटेगरी के लोग हैं। तो अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए, अगर मुझे ये निकालना हो कि बेरोजगार कितने हैं, बेरोजगार लोगों की संख्या अगर मुझे निकालनी हो, बेरोजगार लोगों की संख्या अगर मुझे निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा भाई? सिंपल सी बात है, मैं जो है
श्रम बल में से माइनस कर दूंगा कार्य बल, यही तो करूँगा और क्या करूँगा। क्या क्यों करूँगा मैं, देखिए मैंने बोला श्रम बल के अंदर रोजगार वाला भी और बेरोजगार वाला भी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और कार्यबल में कौन आएगा, कार्यबल में केवल रोजगार वाला आएगा, ठीक है। तो रोजगार वाले से रोजगार वाला कट गया तो कौन रह गया, बेरोजगार वाला। तो बेरोजगार लोगों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि श्रम बल कितना है और कार्यबल कितना है। तो 3 सूत्र यहाँ पे आपके पास निकल के आए। पहला श्रम बल, दूसरा कार्यबल, तीसरा बेरोजगार लोगों की संख्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला ये भारत है, ठीक है जी। भारत की जो जनसंख्या है वो 100 लोगों की है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 100 लोगों की बेटा जनसंख्या है। उस 100 लोगों में से श्रम बल कितना है, श्रम बल जो है वो है 80 का। सब थोड़ी ना काम करेंगे भाई, ऐच्छिक वाले भी तो होते हैं ना कुछ, हमने पढ़ा है, जो जाते बहुत पैसे वाले होते हैं या जो करना ही नहीं चाहते काम, छोड़ो फिर। तो श्रम बल है 80 का, ठीक है। कार्यबल मतलब ये जो 80 है इसमें मान लीजिए 60% जो है बेटा ये वर्किंग है, काम कर रहे हैं, और 20 बंदे जो हैं वो नॉट वर्किंग है, ये बेरोजगार हैं, ठीक है। तो 80 ऐसे बनाए। और जबकि हम कार्यबल की अगर हम बात करें, कार्यबल में क्या आएगा, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जो वास्तव में काम कर रहे हैं। तो वास्तव में कितने लोग काम कर रहे हैं, 60 लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग कितने हैं 60 पीपल। तो अगर मुझे बेरोजगार की संख्या निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 माइनस 60, यही तो करूँगा। तो आंसर कितना आएगा 20। तो ये आ जाएगा बेरोजगार लोगों की संख्या। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट था सहभागिता की दर। सहभागिता की जो दर है ये क्या होती है, तो बहुत ईजी है बेटा। सहभागिता की दर जो है इसका फॉर्मूला होता है कार्यबल अपॉन में जनसंख्या इंटू में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में ये मैंने एग्जांपल लिया, कार्यबल कितना है मेरा 60, जनसंख्या कितनी ली मैंने 100, इंटू में 100, तो 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आया 60%, 60%। इसका मतलब क्या है, सहभागिता की दर आपको क्या बताती है, सहभागिता की दर आपको ये बता रही है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत, जनसंख्या का बेटा, श्रम बल का नहीं, टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग वास्तव में काम कर रहे हैं, ये बताती है आपको सहभागिता की दर। जैसे कि 100 लोगों में से 60 काम कर रहे हैं तो 60% आ गई। सही, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर भारत में 100 लोग हैं 60 काम कर रहे हैं तो मतलब सहभागिता की दर कितनी है 60%, के ओवरऑल पॉपुलेशन का 60% लोग वर्किंग है इंडिया के अंदर। अच्छा, चारों वर्ड हमने पढ़ लिए। पहला था श्रम की पूर्ति, दूसरा है श्रम बल, तीसरा है कार्यबल, और चौथा जो है वो है बेटा सहभागिता की दर। इसमें एक और वर्ड आप ऐड कर लीजिए, नौकरी रहित समृद्धि, ये वर्ड इसमें और ऐड कर लीजिए। ये 5 वर्ड आपको समझने हैं, गारंटीड है इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आना है। अब ये समझिए, ये तो समझ लिया हमने, ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अगला जो वर्ड है ये है नौकरी रहित समृद्धि। नौकरी रहित समृद्धि का क्या मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ जो है वो क्या होती है, इसके नाम से इसका काम पता चल रहा है। वैसे तो अगर आप पता करना चाहो तो इसके नाम से इसका काम पता चल रहा है। जॉबलेस का मतलब काम धंधा नहीं है भैया। जॉब का मतलब होता है काम,
और जॉबलेस का मतलब क्या होगा, काम नहीं है, बेरोजगार है। और ग्रोथ का मतलब वृद्धि। तो ज़रा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी, आप 12th के स्टूडेंट हैं इकोनॉमिक्स के तो पता ही होगा, एक साल के अंदर अंदर प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीयक क्षेत्र और प्लस तृतीयक क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों ने मिलकर एक साल के अंदर अंदर कितनी वस्तु और कितनी सेवा का उत्पादन किया है या निर्माण किया है, वो बेटा क्या कहलाती है, वो जीडीपी कहलाती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ये तो दो तरीके की हो सकती है, एक होती है मौद्रिक, एक होती है वास्तविक। अगर आपको कुछ याद हो, एक होती है मौद्रिक और एक होती है वास्तविक, याद हो अगर कुछ। वास्तविक जीडीपी का क्या मतलब होता है, याद है सर? हाँ, वास्तविक जीडीपी का क्या मतलब होता है, ये अच्छी नहीं मानी जाती, ये अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं का और सेवाओं का जो प्रवाह होता है, या जो वस्तुओं का और सेवाओं का जो उत्पादन होता है वो बढ़ता है। तो कोई भी सरकार हो, वो अपनी कौन सी जीडीपी बढ़ाना चाहती है, वास्तविक वाली, क्योंकि वास्तविक जीडीपी आर्थिक कल्याण का अच्छा सूचक होती है, मौद्रिक नहीं होती, क्योंकि मौद्रिक तो प्राइस बढ़ने की वजह से भी बढ़ जाती है। वास्तविक वाली केवल तभी बढ़ती है जब अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो जब हम केवल जीडीपी वर्ड बोलते हैं तो हम कौन सी जीडीपी की बात करते हैं, वास्तविक वाली। अच्छा, हम बोलते हैं जी हमारी जीडीपी घट गई, भारत की जीडीपी का ऐसी तैसी हो गई कोविड में, तो कौन सी जीडीपी, वास्तविक वाली, मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह गिर गया, प्रोडक्शन एक्टिविटीज ठप हो गई, इस वजह से जीडीपी गिर गई। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ बेटा जीडीपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीडीपी कैसे कैसे बढ़ सकती है, हर सरकार हो उसका एक ही ऑब्जेक्ट रहता है कि अपनी जीडीपी को बढ़ाओ, कैसे भी करके अपनी वास्तविक जीडीपी को बढ़ाओ। जीडीपी बोल रहा हूँ तो बेटा सिंपल सी बात है कि हम वास्तविक की बात कर रहे हैं, मौद्रिक की नहीं। तो जीडीपी कैसे बढ़ सकती है, जीडीपी के अंदर जो वृद्धि है वो कैसे हो सकती है, इसके दो मेथड है हमारे पास। या तो आप क्या कीजिए, या तो आप बेटा रोजगार में वृद्धि कर दीजिए, या तो सरकार को चाहिए कि भैया रोजगार में वृद्धि कर दे, ठीक है। रोजगार में वृद्धि कैसे होगी, नए नए उद्योग लगाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, नए नए उद्योग लगाए। जब उद्योग लगेंगे तो उसमें, जब नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो उसमें बेटा वर्कर्स को काम मिलेगा और वस्तुओं सेवाओं का निर्माण होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। एक जुगाड़ तो ये है कि नए नए उद्योग खोलो, उसमें लोगों को काम धंधा मिलेगा, लोग काम करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा और जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन दूसरा जो मेथड होता है वो होता है कि अपनी तकनीक में सुधार कर लो। तकनीक में सुधार का मतलब टेक्नोलॉजी को अपडेट कर लो। इसमें क्या होगा, इसमें उद्योग नहीं खोलने, इसमें जो है उद्योग नहीं खुलने, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसी के अंदर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कीजिए, नई नई मशीनों का यूज़ कीजिए जो मार्केट के अंदर आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी को अपडेट करके आप अपनी जीडीपी को बढ़ाइए। तो दो मेथड होते हैं जीडीपी को बढ़ाने के लिए, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। देखिए, अगर हम बेटा इस वाले मेथड से अपनी जीडीपी को बढ़ाते हैं, रोजगार में वृद्धि करके, इससे नए नए उद्योग खुलेंगे अर्थव्यवस्था के अंदर, लोगों को काम धंधा मिलेगा। जब देखो कैसे सीक्वेंस चलेगी, सीक्वेंस ऐसे चलेगी बेटा, उद्योग खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो बेटा इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो वो डिमांड करेंगे, इस तरीके से चलेगा। अब उद्योग खुलेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो बेटा वो काम करेंगे, काम करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, ये सब चलेगा सिस्टमेटिक वे से। तो इससे क्या होगा, इससे दो तरीके के इफेक्ट होंगे, उद्योग खुले, रोजगार मिला, आय हुई, मांग करेंगे। इससे बेटा एक तो निर्धनता दूर होगी, इससे जो है एक तो निर्धनता दूर होगी, गरीबी दूर होगी उनकी, क्योंकि भैया बंदा जब बेरोजगारी, गरीबी क्यों होती है बेटा, क्योंकि पैसे नहीं होते, काम धंधा नहीं होता, तभी तो गरीबी होती है। गरीबी का मुख्य रीज़न बेरोजगारी है, ठीक है। पॉवर्टी का जो मेन रीज़न है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट ही दूर कर देंगे तो बेरोजगारी भी, पॉवर्टी भी दूर हो जाएगी, गरीबी भी दूर हो जाएगी। और फिर
जब नए नए उद्योग खुलेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो अभी मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ाया, सहभागिता की दर क्या होती है कि एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो बेटा अब जब नए नए उद्योग खुलेंगे तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, और जब जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी तो लोग वहाँ पे काम करेंगे। तो जब वो लोग वहाँ पे काम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है सहभागिता की दर में वृद्धि होगी। क्यों होगी सहभागिता की दर में वृद्धि? क्योंकि मैंने बोला सहभागिता की दर क्या है, ये आपको ये बताता है कि जैसे 100 लोगों में से 60 काम कर रहे हैं। अब भाई जब नए नए उद्योग खुलेंगे तो हो सकता है 80 लोग काम करें, 20 लोगों को इसलिए काम नहीं कर रहे। मान लो 100 में से 40 लोग बेरोजगार थे, मान लो 20 लोग काम करना चाहते हो लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि अब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब जब नए नए उद्योग खुलेंगे तो उनको भी काम मिल जाएगा। तो इससे सहभागिता की दर में वृद्धि होती है, बेरोजगारी भी दूर होती है। इसका ये फ़ायदा है। और इसका बेटा क्या है, इसका क्या है, इससे बेटा ना तो गरीबी पे कोई असर पड़ता, ना तो गरीबी जो है इससे दूर होती, और ना ही सहभागिता की दर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता। इससे कुछ नहीं होता, इससे ना तो सहभागिता की दर पे इफेक्ट पड़ता ना गरीबी पे, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी अपडेट करके हम अपनी जीडीपी बढ़ा रहे हैं ना। पहले उल्टा इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हो आप, पता चला पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अब ऐसी मशीन ले आए 1 ही बंदा काम करेगा, 4 बंदों को और बेरोजगार कर दिया आपने उल्टा। टेक्नोलॉजी अपडेट का तो मतलब यही है, नई नई मशीनें आ रही हैं, 1 ही बंदा मशीन को ऑन ऑफ करेगा और ख़त्म बस सब बंदे। तो इसका तो बेटा ये तो किसी भी तरीके, ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करती है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। इसके ये फ़ायदे हैं लेकिन इसके ये नुकसान हैं। लेकिन दोनों ही मेथड में आप अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो मुद्दा क्या है, जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जब हम इस वाले मेथड का यूज़ ना करके इस वाले मेथड का यूज़ करके अपनी जीडीपी को इंक्रीज़ करते हैं तो बेटा इसको जो है जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। मतलब कि हमारी जीडीपी बढ़ रही होती है लेकिन किस मेथड की वजह से, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से, ना कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ की वजह से। ना तो इससे गरीबी दूर होती, ना इससे सहभागिता की दर होती। जितने लोग बेरोजगार हैं वो वहीं रहते हैं, गरीबी वैसी रहती है, बनी रहती है, सहभागिता की दर वैसी रहती है, लेकिन जीडीपी बढ़ती है। क्योंकि हमने किस मेथड को अडॉप्ट कर लिया है, टेक्नोलॉजी को अपडेट कर लिया हमने। इस वजह से रोज़गार में कोई वृद्धि नहीं होती इस वाली उससे। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम जो है जॉबलेस ग्रोथ के नाम से जानते हैं। इतनी बकवास आपको सबसे पहली बात तो ध्यान में रखनी है। संजना कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? सर आ रहा है बट ये नौकरी रेट समृद्धि नहीं आया अच्छे से। अच्छा शिवम, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाँ आ रहा है। तो ये बताओ भाड़े के मजदूर कौन होते हैं? सर भाड़े के अच्छा, जिनका अपना खुद का व्यापार एक नाई की दुकान वाला, वेतन और एक नाई की दुकान है, मेरी नाई की दुकान है, बाल काटता हूँ मैं लोगों के, ठीक है? तो मैं जो है भाड़े का मजदूर हूँ या स्वनियोजित हूँ? स्वनियोजित। सर स्वनियोजित। अच्छा मैं मेरा अपना कोचिंग है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अब मैं भाड़े का हूँ या स्वनियोजित हूँ? स्वनियोजित। स्व अच्छा, अब मैं तुम्हारे स्कूल में आ गया पढ़ाने। भाड़े का चक्कर है सर, भाड़े अब तो टीचर का तो अब बेटा तुम कभी बोलोगे ही नहीं, टीचर का तो सर आप किसी का इंटरव्यू पढ़ा रहे हो? नहीं, मैंने बोला अगर मेरा खुद का वो है कोचिंग। अच्छा चलो देखिए, जो स्वनियोजित है सर। देखो बेटा, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नौकरी रहित समृद्धि क्या होती है? नौकरी रहित समृद्धि में मैंने ये बोला कि जीडीपी क्या होती है, एक साल के अंदर अंदर तीनों सेक्टर ने कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन किया है वो जीडीपी होती है। जीडीपी 2 तरीके की होती है, वास्तविक और मौद्रिक। मौद्रिक जीडीपी का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है। तो कोई भी सरकार हो वो अपनी जीडीपी को बढ़ाना चाहती है, कोई भी हो, हर देश यही चाहता है कि हमारी जीडीपी बढ़े। तो जीडीपी कैसे बढ़े?
जीडीपी दो तरीके से बढ़ सकती है, या तो रोज़गार में वृद्धि कर दो या अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर लो। अगर आप रोज़गार में वृद्धि कैसे होगी, जब अर्थव्यवस्था में नई नई इंडस्ट्रीज़ ओपन होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, इससे लोगों को काम धंधा मिलता है, काम धंधा मिलता है तो उनके पास पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेटर से बेटर कर पाते हैं, डिमांड करते हैं, वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं। तो अब जब रोज़गार में वृद्धि होगी तो इससे लोगों के पास पैसे आएंगे तो बेटा उनकी गरीबी दूर होती है और सहभागिता की दर बढ़ती है, क्योंकि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, एक्चुअल में काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी इससे। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को अपडेट करके अगर जीडीपी को बढ़ाते हैं तो ना तो गरीबी दूर होगी, क्योंकि किसी को काम धंधा थोड़ी मिल रहा है, इससे उल्टा काम चला जाएगा, और ना ही सहभागिता की दर में कोई वृद्धि होती, क्योंकि नए नए उद्योग, जॉब अपॉर्चुनिटियाँ क्रिएट नहीं हो रही है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है। तो यहाँ पे तकनीकी में सुधार करके जब जीडीपी को बढ़ाया जाता है उसको नौकरी रहित समृद्धि कहते हैं, जिसमें देश की जीडीपी तो बढ़ रही होती है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, बेरोज़गारी की जो संख्या होती है या सहभागिता की जो दर होती है, उसमें कोई भी प्रभाव हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा होता। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। बस एक छोटी सी बात और है, उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब चैप्टर नहीं ख़त्म होगा, अगली क्लास में ख़त्म होगा। एक छोटी सी बात और है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बेटा ये अच्छा टॉपिक है। इसको कहते हैं भारत में कार्यबल का आकार। भारत में कार्यबल का आकार, इस टॉपिक का नाम क्या है? अभी हमने कार्यबल पढ़ा, कार्यबल क्या होता है कार्यबल, ये बताएगा भी। देखो लड़का, क्या नाम है इसका, कौन बताएगा? कहाँ गया वो? योगेश, क्या होता है कार्यबल? कार्यबल सर वही होता है सर, जो मतलब कि जिनको मतलब कि रोजगार मिला हुआ है, जो काम कर रहे हैं सर, वही होता है सर कार्यबल। अच्छा, जो बेरोजगार हैं वो किस में आते हैं, श्रम की आपूर्ति में या कार्यबल में? सर वो सर श्रम बल में आते हैं सर, क्योंकि सर कार्यबल और नहीं सर, श्रम बल में, हाँ सर श्रम बल में ही आएंगे सर वो। अच्छा, श्रम बल में आएंगे, ठीक है। तो हाँ सर, क्योंकि सर उसमें सर लोगों के वो भी होते हैं ना, जो मतलब काम भी करते हैं और जो बिना काम कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं ना हम सर। हाँ जी, ठीक है। हाँ सर, बस सर। तो भैया इसने बोला कार्यबल वो है जो जी एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो लोग। तो इस टॉपिक का नाम है भारत में कार्यबल का आकार। मतलब कि अगर मैंने बोला कि भाई भारत के अंदर अगर 100 लोग हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 100 लोग हैं, तो हमें इस टॉपिक के अंदर ये बताना है बेटा कि ग्रामीण क्षेत्रों से कितने बंदे हैं। पहले तो हमें ये बताना है कि जैसे 100 बंदे हैं, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो मान लो 100 बंदे हैं, ठीक है। 100 में से पहले तो हमें ये बताना है कि कार्यबल कितना है, सारे थोड़ी ना कर रहे होंगे, मान लो 80 कर रहे हैं, ठीक है। तो उस 80 में से ग्रामीण क्षेत्रों से जो है कितने बंदे हैं और शहरी क्षेत्रों से कितने बंदे हैं। मान लो 80 में से 50 बंदे ग्रामीण से हैं और 30 बंदे जो हैं वो शहरी क्षेत्रों से हैं, ठीक है। और इस 50 में से भी मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, इस तरीके से हमको जो है बताना है। मान लो 30 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 20 यहाँ पे है एंड 10 यहाँ पे है, ठीक है। सेम सिनेरियो जो मैंने बताया है यही आपको जो है बेटा ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे बताया है। तो ये जो मैंने यही हमारी सिचुएशन है, अभी भारत की यही सिचुएशन है, ठीक है। क्या सिचुएशन है देखिए, भारत के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में जो कार्यबल है ना वो कितना है। ओवरऑल पॉपुलेशन का भारत में कार्यबल की जो संख्या है वो कितनी है। भारत में कार्यबल की जो संख्या है वो लगभग अप्रॉक्स जो है 40 करोड़ है। कितनी है?
40 करोड़ लोग जो हैं वो एक्चुअल में वास्तव में काम कर रहे हैं। अब ये जो 40 करोड़ जो है, ये जो जैसे मैंने अभी ये 100 का एग्जांपल लिया था ना, अब हम यहाँ से 40 करोड़ से समझते हैं, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 40 करोड़ लोग एक्चुअल में वर्किंग है, ठीक है। और इस 40 करोड़ में से भी 70% 40 करोड़ का 70% निकालोगे आप, कितना आएगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 चौक 28, 28 करोड़ आएगा बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 28 करोड़ एंड 30% जो है वो कितना आएगा? 12 करोड़। 70% लोग जो है ना वो कौन है? 70% लोग जो हैं वो बेटा मेल हैं, ठीक है। और 70% जो हैं वो मेल हैं और 30% जो हैं वो फीमेल है, ठीक है। अच्छा, और या आप ऐसे भी कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो, चलो ऐसे कह लीजिए कि 70% कितना आया था? 28 करोड़। ये जो है ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का है, ठीक है। और ये आप कह सकते हो शहरी क्षेत्रों का है, ठीक है। और 70 में से भी आप ये कह लीजिए 70% ही मेल है और 30% जो हैं वो फीमेल है, और 70% जो है वो मेल है, और यहाँ पे बेटा कम रहेगा, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में इसमें कम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए, वैसे ही ठीक था। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे बेसिकली 2 तरीके के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। सबसे पहला क्या है वो ये है यहाँ पे कि भाई 40 करोड़ लोग वर्किंग है, ठीक है, जिसमें से हम कह रहे हैं 28 करोड़ लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और जबकि 12 करोड़ लोग शहरों में काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाई गांव में क्या इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, गांव में इतना लोग कैसे काम कर रहे हैं, शहरों में इतना कम क्यों काम कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा अधिकांश कार्यबल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से कैसे आ रहा है? हमारा अधिकांश कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों पर क्यों आधारित है? ग्रामीण क्षेत्रों पर क्यों आधारित है? ये सबसे पहला क्वेश्चन। भाई हम कह रहे हैं 40 करोड़ लोग में से 28 करोड़ तो गांव में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो आपको ये लिखना है इसके अंदर, क्योंकि भैया ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अब आप बोलोगे गांव में जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई? गांव में बेटा शहरों के कंपैरिजन में लोग अपना काम करना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है ना। लाइक मोस्टली तो कृषि में ही लगे रहते हैं, या इसके अलावा अदर वो हमने पढ़े थे पशुपालन, मुर्गी पालन, ये वो फलाना ढिमकाना, और कई छोटे छोटे काम होते हैं जो उसमें लगे रहते हैं और जॉब भी करते हैं, ऐसा नहीं है सब अपना ही काम करते हैं। तो गांव में जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ग्रेटर देन है एज कंपैरिजन टू शहरी क्षेत्र। सबसे पहली बात तो आपको जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम हैं और गांव में ज़्यादा हैं, ठीक है। गांव में जो है लोग अपना काम जो है वो ज़्यादा करते हैं। और दूसरा, अच्छा अब क्या अगर यहाँ पे ज़्यादा काम होता है तो मतलब हमारी जीडीपी का मोस्टली पोर्शन यहाँ से आता है क्या? नहीं। ये अब देखो दिक्कत क्या है बेटा, काम यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, काम मतलब मोस्टली बंदे यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ कम बंदे वर्किंग है। तो मतलब हमारी, अगर मैं कह रहा हूँ मेरी जीडीपी जो है वो 100 है, तो यहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ग्रामीण क्षेत्रों का होना चाहिए। तो लेकिन इस दिक्कत क्या है, जीडीपी में इसका योगदान कम है। जीडीपी में इसका जो योगदान है वो क्या है, जीडीपी में जो इसका योगदान है वो कम है, और जबकि इसका ज़्यादा है, उल्टा है। अब ऐसा क्यों है? काम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा कर रहे हैं,
लेकिन कंट्रीब्यूशन शहरों का ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव के अंदर क्या है, प्रोडक्टिविटी कम है, निम्न उत्पादकता है। यहाँ पे क्या है, निम्न उत्पादकता है। निम्न उत्पादकता का मतलब रिसोर्सेज का अच्छी तरीके, एक होता है उत्पादकता, एक होता है उत्पादन, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। उत्पादकता का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, पर इनपुट आप बहुत कम उत्पादन कर पा रहे हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ उत्पादकता ज़्यादा है, तो इसलिए कम लोग मिलके भी ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करके दे देते हैं, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई हमारा अधिकांश जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों पे क्यों आधारित है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट जो दूसरा क्वेश्चन है, 70% लोग, मैंने किया 28 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो 28 करोड़ में से, मान लो एक एग्जांपल बात करें, अगर मैंने बोला 15 करोड़ जो हैं वो मेल हैं और 13 करोड़ जो है वो फीमेल है, और यहाँ पे 12 करोड़ था, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 करोड़ जो हैं वो मेल हैं और 2 करोड़ जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, भले ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो गांव में देखो बेटा महिलाओं का कितना, महिलाएं काम कर रही है 13 करोड़, और शहरों में कितनी कर रही है 2 करोड़। तो मतलब फीमेल काम कर तो रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में फीमेल ज़्यादा काम करती हैं और शहरी क्षेत्रों में फीमेल कम काम करती हैं। क्या करती हैं शहरी क्षेत्रों में फीमेल? कम काम करती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि महिला श्रमिकों का, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महिला श्रमिकों का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निम्न तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च क्यों है, मतलब कि गांव में फीमेल्स इतना ज़्यादा काम क्यों करती हैं और शहरों में क्यों नहीं करती? ये बेटा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इसके क्या क्या रीज़न लिखेंगे? सबसे पहली बात तो आप ये लिखेंगे, सबसे पहले, और ओवरऑल भी अगर हम बात करें, तो बेटा अगर मेल के साथ भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसका, तो मेल तो देखो हर जगह ज़्यादा ही है, चाहे हम गांव की बात करें चाहे हम शहरों की बात करें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भारत में महिला शिक्षा अभी व्यापक नहीं हुई है, ठीक है, व्यापक नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप नौकरी के अवसर कम हैं, नौकरी के अवसर कम हैं, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि भैया गांव में इतनी ज़्यादा काम कर रही हैं, शहरों में इतनी कम क्यों कर रही हैं? तो आपको लिखना है कि शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में नौकरी का निर्णय परिवार लेता है, ना कि वो खुद। मतलब कि अगर इल्मा को जॉब करनी है तो इल्मा डिसीज़न नहीं लेगी कि ये जॉब करेगी या नहीं करेगी, इसके मदर फादर बताएंगे कि इसको जॉब पे जाना है या नहीं जाना। शहरों के अंदर क्या होता है, अगर कोई फीमेल जॉब करना चाहती है तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि आपको जाना है नहीं जाना है, वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती ये मैटर नहीं करता। अब मैं बोलूँ किरण जो है, जैसे शादी में भी यही होता है, शादी के डिसीजन में भी वो करना चाहती है या करना नहीं चाहती ये नहीं मैटर करता, परिवार वाले करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद ही शादी हो जाएगी।
तो शहरी क्षेत्रों में डिसीजन कौन लेता है? उनके परिवार, ना कि वो खुद। जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है बेटा? गांव में जो है उनको उनके हालात उनसे काम करवाते हैं। ठीक है। आप तीसरा रीज़न लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों काम करते हैं फीमेल से ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीबी के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के कारण स्त्रियों को काम पर मजबूरन जाना पड़ता है। ठीक है। अपने परिवार को चलाने के लिए, कि उनका परिवार सही से चल सके। भाई मेल तो कर ही रहे हैं उनके काम, लेकिन परिवार उनका ढंग से चल सके, घर में पैसों की दिक्कत ना हो, तो वो भी घर के आसपास छोटा मोटा काम जो है वो क्या करने लग जाती हैं ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल्स का जो रेशो है वो गांव में बहुत ही ज़्यादा है और शहरों में कम है। शहरों की तो रील्स बना रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं, और तो बस पूछो मत क्या क्या बना रही हैं। संजना, आवाज़ आ रही है? यस सर। समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सर आ रहा है। आ रहा है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। फीमेल के ऊपर बेटा क्वेश्चन कंपलसरी है, इस बार फीमेल के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। चाहे वो फर्स्ट वाला नहीं आएगा ना क्वेश्चन? हाँ, वो छोड़ सकते हो, ये कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। फीमेल की एजुकेशन के ऊपर, फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर और वुमेन हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस बार एग्ज़ाम में। वुमेन हेल्थ, वुमेन एजुकेशन, वुमेन फ्रीडम, वुमेन के ऊपर जितने भी टॉपिक होते हैं मोटे मोटे जो मैंने आपको बताए हैं, ये सब आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। और हमारे जो चैप्टर हैं उससे लिंक्ड हैं ये। इसमें ये आ गया, क्या कहते हैं, महिला का रोज़गार वाला आ गया, और एजुकेशन वाला आगे आ जाएगा, और हेल्थ वाला भी अभी आगे आ जाएगा। तो वुमेन के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। कहीं भी वुमेन का कुछ भी दिखे, ऐसे अच्छे पॉइंट जो हैं लिख के रख लीजिए कि कुछ भी आ जाए यही भेड़ के आना है मेरे को, कि जी परिवार डिसीजन लेता है, ये करता है, वो करता है, ये होता है। ऐसे अपने पास 10-15 पॉइंट लिख के रख लीजिए कि अगर क्वेश्चन आया फीमेल्स के ऊपर तो ये मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी।